इस खौफनाक कहानी की शुरुआत एक हाउस पार्टी के भारी शोर शराबे और चकाचौंध से होती है, जहां कोल नाम का एक लड़का घबराहट में भीड़ को चीरते हुए अपने भाई डकैत को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। उसे खबर मिलती है कि डकैत ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। जब कोल दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो सामने का मंजर अजीब था। डकैत एक कोने में भूत बनकर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं था। कोल उसे समझा बुझाकर भीड़ के बीच से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। डकैत बार बार बस यही बड़बड़ा रहा था कि वो उसे जाने नहीं देंगे। जैसे ही वे हॉल के बीच पहुंचते हैं, डकैत का पागलपन एक खौफनाक रूप ले लेता है। वो जेब से चाकू निकालकर अपने ही भाई कोल पर जानलेवा हमला कर देता है। इससे पहले कि पार्टी में मौजूद लोग कुछ समझ पाते या उसे रोक पाते, डकैत सबके सामने वो चाकू अपनी ही आंख और चेहरे पर उतारकर एक भयानक मौत मर जाता है। हंसी मजाक का वो शोर अचानक दम तोड़ देता है और वहां मौजूद हर शख्स की आंखों के सामने सिर्फ खून से लथपथ वो भयानक मंजर रह जाता है, जिससे सबकी रूह कांप जाती है। इस रूह कंपा देने वाली घटना के बाद कहानी मियां नाम की एक लड़की पर आती है। आज उसकी मां की बरसी है, जिन्हें गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मियां आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाई है। वो अपने पिता के साथ एक ही घर में रहते हुए भी उनसे बात करने से कतराती है और घर के उस उदास माहौल से भागने के लिए अपनी कार लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपनी दोस्त जेड का छोटा भाई राइली मिलता है, जिसे वो अपनी कार में बिठा लेती है। दोनों रात के सन्नाटे में सफर कर रहे होते हैं कि तभी सड़क पर उन्हें एक घायल कंगारू तड़पता हुआ मिलता है। मियां गाड़ी रोकती है, लेकिन उस जानवर को दर्द से तड़पता देख वो बुरी तरह सहम जाती है। राइली उसे मारने के लिए कहता है ताकि उस जानवर का दर्द खत्म हो सके, लेकिन मियां के हाथ कांपने लगते हैं और वो ऐसा नहीं कर पाती, जो यह दिखाता है कि वो मौत और जुदाई के दर्द का सामना करने से कितना डरती है। इसके बाद मियां राइली को लेकर उसके घर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अपनी दोस्त जेड से होती है। बातों बातों में मियां अपना फोन निकालती है और जेड को एक अजीब सा वायरल वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी काली पत्थराई हुई आंखें थी और वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी, जैसे किसी शैतानी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया। वो वीडियो देखकर ही अजीब सी सिहरन होती है। कुछ देर बाद वो लोग रात की एक हाउस पार्टी के लिए निकलते हैं, जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। पार्टी में शोर शराबा अपने शबाब पर था, जब मियां का दोस्त ऐलान करता है कि आज रात वो एक खास गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है टॉक टू मी। जिज्ञासा और रोमांच के नशे में मियां सबसे पहले इसे खेलने के लिए तैयार हो जाती है। उसे एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और सुरक्षा के लिए बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। माहौल में तनाव भरने लगता है। उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर एक मोमबत्ती जलाता है और फिर एक थैले से उस शापित चीज को बाहर निकालता है। एक कटा हुआ सिरेमिक चढ़ा इंसानी हाथ, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। नियम साफ थे, मियां को उस ठंडे मरे हुए हाथ को थामना था और कहना था, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। जैसे ही मियां अपनी कांपती उंगलियों से उस शापित हाथ को कसकर पकड़ती है और कहती है टॉक टू मी, तो अचानक उसे अपने ठीक सामने एक बेहद डरावना सड़ा गला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह मंजर इतना भयानक था कि मियां की चीख निकल जाती है और वो घबराकर अपना हाथ उस पुतले से झटक देती है। सांसें फूल रही थी, लेकिन दोस्तों के उकसाने और एक अजीब से नशीले आकर्षण की वजह से वो दोबारा हिम्मत जुटाती है। वो फिर से उस शापित हाथ को पकड़ती है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बोलती है जो किसी इंसान को नहीं बोलनी चाहिए। आई लेट यू इन, मैं तुम्हें अपने अंदर आने देती हूँ। ये बोलते ही मियां का शरीर अकड़ जाता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और पुतलियां पूरी तरह काली और डरावनी हो जाती हैं। अब वो मियां नहीं थी। वो धीरे से अपनी गर्दन घुमाती है और भीड़ में बैठे राइली को घूरने लगती है। उसकी आवाज बदल चुकी थी। भारी और खौफनाक आवाज में वो राइली से कहती है, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनते ही राइली के बदन में सिहरन दौड़ जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि उसके पीछे कोई नहीं है सिवाय उनके दोस्तों के। मियां की वो भारी और डरावनी आवाज गूंजती है, यहाँ से भाग जाओ। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। उसी पल मियां को एक झटका लगता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, दोस्तों को एहसास होता है कि 90 सेकंड का वो खतरनाक वक्त पूरा हो चुका है। वे घबराहट में झपटते हैं और मियां के हाथ को उस शापित पंजे से जबरदस्ती अलग कर देते हैं। तुरंत मोमबत्ती बुझा दी जाती है। मियां एक गहरे सांस के साथ होश में आती है, जैसे वो किसी बहुत गहरी नींद से जागी हो। उस वक्त उसे देखकर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत में उसके साथ क्या अनर्थ हो चुका था ये कोई नहीं जानता था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मियां की उन बातों ने राइली की नींद उड़ा दी थी। अकेले कमरे में उसे हर परछाई में वो डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। डर के मारे वो अपनी बहन जेड के कमरे में जाता है, लेकिन जेड उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। हार कर वो लाउंज में चला जाता है, जहां मियां सो रही थी। वहां सन्नाटे में दोनों बातें करने लगते हैं। मियां उसे अपने एक अजीब और डरावने सपने के बारे में बताती है। मैं अक्सर सपने में देखती हूँ कि मैं एक आईने के सामने खड़ी हूँ, मैं खुद को देख रही हूँ, लेकिन आईने में मेरा कोई अक्स नहीं है, वहाँ सिर्फ खालीपन है। फिर बात उस गेम की होने लगती है। मियां की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बताती है, जब वो मेरे अंदर आया तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। मियां की बातें सुनते सुनते राइली की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। मियां बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो।
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मियाँ का हाथ एक सामान्य इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत का लग रहा था। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। यह मंजर हमें वो खौफनाक सच बताता है जिससे बाकी सब अनजान थे। उस गेम का असर खत्म नहीं हुआ था। मियाँ अब मियाँ नहीं रही थी। वो शैतान अभी भी उसके जिस्म में मौजूद था और अब वो अपनी चाल चलने के लिए तैयार था। अगली रात रोमांच की भूख इन दोस्तों को दोबारा जेड के घर खींच लाती है। पार्टी शुरू होने से पहले जेड की माँ घर से निकल रही होती है। जाते जाते वो सख्त हिदायत देती हैं कि शराब और नशे जैसी चीजों से दूर रहना, और यह कहकर वो चली जाती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बच्चे जिस नशे को आजमाने वाले थे वो किसी भी शराब से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था। जब बड़े चले जाते हैं तो मियाँ उस अजीबोगरीब हाथ को घूरते हुए अपने दोस्त जॉस से पूछती हैं, आखिर ये बला है क्या? इसकी असली कहानी क्या है? जॉस उसे बताता है, लोग कहते हैं कि यह हाथ एक पावरफुल मीडियम का था, यानी वो शख्स जो जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच बात कर सकता था। मरने के बाद उसके जिस्म से यह हाथ काट लिया गया और इसे रसायनों से सुरक्षित कर दिया गया ताकि रूहों की दुनिया का वो दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहे। यह हाथ दूसरी दुनिया का एक शापित द्वार है। ये सुनकर डरने के बजाय उनका रोमांच और बढ़ जाता है। अब कमरे में एक पागलपन शुरू होता है। एक एक करके सभी दोस्त उस हाथ को थामते हैं, टॉक टू मी बोलते हैं और अपनी रूह को कुछ पलों के लिए शैतानों के हवाले कर देते हैं। बाकी दोस्त पागलों की तरह हंसते हुए उनके वीडियो बना रहे होते हैं। उनके लिए यह किसी भयानक नशे जैसा था जिसमें मजा भी था और मौत का डर भी। लेकिन जेड इस पूरे तमाशे से दूर रहती है। उसे यह खेल पसंद नहीं था, इसलिए वो इसे खेलने से साफ मना कर देती है। तभी जेड का छोटा भाई रायली भी जिद करने लगता है। जेड उसे डांटते हुए साफ मना कर देती है और गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अब कमरा शैतानी ताकतों के लिए खुला मैदान था। जेड के जाते ही सबकी नजरें मियाँ पर टिक जाती हैं। मियाँ जो बाहर से सामान्य दिख रही थी मगर असल में वो अब वो नहीं रही थी। पिछली रात वाला शैतान उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका था। वो अब एक कठपुतली थी और वो काली ताकत उसे अंदर से नचा रही थी। उसी शैतानी प्रभाव के चलते मियाँ ने नियमों की परवाह किए बिना रायली की तरफ देखा और उसे वो जानलेवा खेल खेलने की इजाजत दे दी। अनजाने में उसने एक मासूम को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया था। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब रायली उस शापित हाथ को थामता है और कहता है, आई लेट यू इन। उसकी आंखें पलट जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसके मुंह से कोई डरावनी आवाज नहीं बल्कि एक जानी पहचानी ममता भरी आवाज निकलती है। वो मियाँ की तरफ देखता है और उसकी माँ की आवाज में बात करने लगता है। मियाँ सन्न रह जाती है। अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनकर वो भावनाओं में बह जाती है। हालांकि दोस्तों ने रायली के लिए एक वक्त तय किया था, लेकिन मियाँ उन्हें रोकने नहीं देती। वो और बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वक्त की वो सुरक्षित सीमा पार हो जाती है। अचानक रायली का शरीर कांपने लगता है। मियाँ की माँ की रूह गायब हो जाती है और उसकी जगह एक खूंखार शैतान ले लेता है। अब वो शैतान रायली के जिस्म पर पूरी तरह हावी हो चुका था। रायली की मासूमियत खत्म हो जाती है और वो वहशीपन से अपने ही सिर को लकड़ी की टेबल पर दे मारता है। वो तब तक अपना सिर पटकता रहता है जब तक कि उसकी खोपड़ी फट नहीं जाती। वहां अफरा तफरी मच जाती है और रायली बेकाबू हो जाता है। कोई जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। रायली की हालत बेहद नाजुक थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस खौफनाक रात के बाद मियाँ अपने घर पहुंचती है। उसके पिता मैक्स जो उसे परेशान देखकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियाँ उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे के सन्नाटे में वो अपना बैग खोलती है और हमें एक चौंकाने वाला सच दिखता है। मियाँ उस शापित हाथ को वहां से चुराकर अपने साथ घर ले आई थी। उस खूनी हादसे के बावजूद वो उस हाथ के मुंह को छोड़ नहीं पाई थी। कुछ देर बाद मियाँ हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ रायली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसे पता था कि वहां उसे नफरत का सामना करना पड़ेगा और वही होता है। जैसे ही जेड और उसकी माँ सू मियाँ को देखते हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। सू चिल्लाते हुए मियाँ को वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि उसी ने रायली को वो गेम खेलने की इजाजत दी थी। अपनों की नफरत और अपनी गलती का एहसास मियाँ को तोड़ देता है। वो रोते हुए कॉरिडोर में खड़ी थी कि तभी उसे फिर से अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। वो साया उसे घूर रहा था। मियाँ डर और सदमे से कांपने लगती है। उसे इस तरह टूटता देख उनका दोस्त डेनियल मियाँ को संभालते हुए अपनी कार में बिठा लेता है ताकि उसे घर छोड़ सके। लेकिन मियाँ नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उस शैतानी जाल का अगला हिस्सा था। अस्पताल की घटनाओं ने मियाँ को इतना डरा दिया था कि उसमें अकेले रहने की हिम्मत नहीं बची थी। वो डेनियल से रुकने की गुजारिश करती है और डेनियल उसे इस हालत में छोड़ नहीं पाता, इसलिए वो उसके घर रुक जाता है। मियाँ अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। दिल को तसल्ली देने के लिए वो फोन पर अपनी माँ का एक पुराना वीडियो देखने लगती है और उसे देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन नींद में सुकून नहीं बल्कि खौफ उसका इंतजार कर रहा था। उसे सपने में अपनी माँ की मौत का वो मनहूस मंजर दिखाई देता है। वो देखती है कि उसके हाथों के सारे नाखून उखड़े हुए हैं और उंगलियों से खून बह रहा है।
घबराहट में उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में वो अकेली नहीं है। उसकी नजर फर्श की तरफ जाती है। मिया का खून जम जाता है। उसे डेनियल के पास एक घिनौना नंगा शैतान बैठा हुआ दिखाई देता है। वो शैतान बड़े ही विभत्स तरीके से डेनियल के पैर के अंगूठे को अपने मुंह में भरकर चूस रहा था। मंजर इतना डरावना था कि मिया की सांसें अटक जाती है। वो हिम्मत करके डेनियल को जगाने की कोशिश करती है। डेनियल हड़बड़ाकर नींद से जागता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है और वो सन्न रह जाता है। वहाँ कोई शैतान नहीं था, बल्कि मिया थी। मिया खुद पागलों की तरह डेनियल का अंगूठा चूस रही थी। मिया उस वक्त पूरी तरह अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो किसी शैतान को देख रही है, जबकि असल में वो शैतान उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। यह नजारा देखकर डेनियल बुरी तरह डर जाता है और वो मिया को उसी हालत में छोड़कर घबराहट में वहाँ से भाग जाता है। अब मिया घर में बिल्कुल अकेली थी। वो फिर से मोमबत्ती जलाती है और उस शापित हाथ को थाम लेती है ताकि अपनी माँ से बात कर सके। उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो असल में वो शैतान था। वो मिया के दिमाग से खेलते हुए बड़े प्यार और दर्द से कहती है, मिया, राइली बहुत दर्द में है, वो तड़प रहा है, उसे इस दर्द से आजाद कर दो, उसे मार दो, यही उसका एकमात्र इलाज है। उधर हॉस्पिटल के बंद कमरे में एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। जेड बेसुध पड़े राइली को साफ कर रही थी कि तभी राइली की आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें मासूमियत नहीं, वही शिपन था। वो अचानक अपनी बहन के हाथ पर किसी जंगली जानवर की तरह काट लेता है। जेड दर्द से चीखती है और राइली खून से सना मुंह लेकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो पूरी ताकत से अपना सिर दीवार पर लगातार मारता है। डॉक्टर उसे बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं। सच्चाई जानने के लिए सारे दोस्त मिलकर कोल के पास जाते हैं, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसके भाई ने पार्टी में खुद को मार लिया था। कोल अब एक टूटा हुआ इंसान था। वो डरते हुए उन्हें बताता है, वो हाथ सिर्फ एक हाथ नहीं है, वो आत्माओं की दुनिया का एक खुला दरवाजा है। जो एक बार अंदर चला गया, वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। उसके पास भी इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। वो वापस अस्पताल लौटते हैं। मिया को लगता है कि उस रात राइली के बेहोश होने की वजह से रस्म पूरी नहीं हुई थी। मोमबत्ती बुझाने से पहले राइली ने शैतानों की दुनिया से संपर्क नहीं तोड़ा था, इसलिए दरवाजा अब भी खुला है। वे चोरी छिपे राइली के कमरे में घुसते हैं। मिया वो शापित हाथ राइली के बेजान हाथ में थमा देती है, लेकिन राइली कोमा में था। वो ना बोल सकता था, ना कुछ कर सकता था। कोई हलचल नहीं होती। तभी राइली को बचाने के लिए मिया एक खतरनाक फैसला लेती है। वो राइली के हाथ से वो शापित हाथ ले लेती है और खुद उसे थाम लेती है। वो कांपते हुए कहती है, टॉक टू मी। अचानक उसे अपने सामने एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, लेकिन मिया जानती थी कि यह छलावा है। वो हिम्मत करके अगली लाइन बोलती है, आई लेट यू इन। पलक झपकते ही मिया की दुनिया बदल जाती है। वो अस्पताल से गायब होकर एक वीरान और रूह कंपा देने वाली जगह पहुंच जाती है। वहां का मंजर देख उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। वो देखती है कि राइली वहां अकेला नहीं है, उसे शैतानों ने घेर रखा है। वो बुरी तरह तड़प रहा था और वो काली परछाइयां उसकी आत्मा को नोच रही थी। राइली को इस नर्क में जलता देख मिया की रूह कांप जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, झटका लगता है और वो वापस अपनी दुनिया में अस्पताल के फर्श पर आ गिरती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मायूसी में मिया अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पिता मैक्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया को शांत करते हैं और उसे उसकी माँ का वो सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं, जिसे उन्होंने अब तक छिपाकर रखा था। खत में लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ, मुझे माफ करना। ये शब्द सुनकर मिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि उनकी अपनी मर्जी थी। वो रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है, लेकिन तभी शैतानी खेल शुरू होता है। मिया को उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जो कहती है, तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है। मिया का दिमाग फिर से उस काली ताकत के कब्जे में आ जाता है। उसे अपने पिता के रूप में शैतान दिखाई देता है। दहशत में मिया पास रखी कैंची उठाती है और अपने ही पिता के गले में घोंप देती है। मैक्स तड़प कर गिर जाते हैं और तब मिया का वहम टूटता है। उसने अपने ही हाथों अपने पिता को मार दिया था, लेकिन शैतान का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। मिया अपनी दोस्त जेड को कॉल करती है और कहती है, मैं बहुत दर्द में हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। जेड, जो अस्पताल में राइली के पास थी, मिया की हालत सुनकर घबरा जाती है और राइली को अकेला छोड़कर मिया के घर के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन यह एक चाल थी। जैसे ही जेड अस्पताल से निकलती है, हम देखते हैं कि मिया अपने घर पर नहीं, बल्कि अस्पताल की पार्किंग में छिपी खड़ी थी। शैतान ने जेड को वहां से हटाने के लिए मिया की आवाज का इस्तेमाल किया था, ताकि वो राइली तक पहुंच सके। मिया अस्पताल के अंदर जाती है, राइली को व्हील चेयर पर बिठाकर पास के हाईवे की तरफ ले जाती है, जहां गाड़ियां मौत की रफ्तार से दौड़ रही थी। दूसरी तरफ जेड जब मिया के घर पहुंचती है, तो वहां का मंजर देख उसके होश उड़ जाते हैं। मैक्स खून में लथपथ पड़े थे। उसे समझ आ जाता है कि मिया ने धोखा दिया है। वो पागलों की तरह वापस अस्पताल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हाईवे के किनारे खड़ी मिया के दिमाग में जंग चल रही थी। शैतान उसकी माँ की शक्ल में उसे लगातार उकसा रहा था। इसे धक्का दे दो। मिया राइली को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो व्हील चेयर को सड़क की तरफ धकेलने ही वाली थी कि तभी जेड वहां पहुंचकर चीखती है। तभी वहां एक जोरदार टक्कर होती है, लेकिन जब धूल छंटती है
तो पता चलता है कि उस भयानक एक्सीडेंट का शिकार राइली नहीं बल्कि मिया खुद हुई थी। कुछ पल बाद मिया की आंख खुलती है। वो खुद को सड़क पर पाती है। उसके चेहरे और शरीर पर खरोंचें थीं और खून भी लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने भयानक हादसे के बाद भी वो खड़ी हो पा रही थी। वो देखती है कि राइली सुरक्षित है और जेड उसे गले लगाकर रो रही है। वो वहां मौजूद लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। घबराई हुई मिया वापस अस्पताल पहुंचती है। वहां वो देखती है कि राइली धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसका परिवार उसके साथ है। मिया खुश होती है लेकिन उसे अजीब लगता है कि कोई उसे नोटिस क्यों नहीं कर रहा। वो वॉश बेसिन के पास जाती है और आईने में देखती है और यहीं उसका सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। आईने में उसका कोई अक्स नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि वो बच नहीं पाई। वो मर चुकी है। वो अब एक भटकती हुई रूह बन चुकी है। अचानक अस्पताल की लाइटें बुझने लगती हैं। मिया को अंधेरे में दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, एक मोमबत्ती। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो करीब पहुंचती है, रोशनी के उस पार एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। मिया अपना हाथ बढ़ाती है और उस हाथ को थाम लेती है। तभी उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है, आई लेट यू इन। हम देखते हैं कि कुछ नए लोग वही हैंड गेम खेल रहे हैं। उनके बीच बैठा एक लड़का उस शापित हाथ को पकड़े हुए है और जिस रूह को उसने बुलाया है वो कोई और नहीं बल्कि मिया है। मिया अब उस दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।